बाज़ दफ़ा हम कोई फंक्शन डिफ़ाइन करते हैं और उसको प्रूव नहीं करते कि वो वेल डिफ़ाइन है, और बाज़ दफ़ा हम किसी फंक्शन का फार्मूला डिफ़ाइन करने के बाद ये प्रूव भी करते हैं कि ये वेल डिफ़ाइन है। आखिर ये वेल डिफ़ाइन क्या होता है और क्यों प्रूव करते हैं? समटाइम्स के वेल डिफ़ाइन फंक्शन हमारा है और समटाइम हमें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती। हमने इस चीज़ को जानने के लिए आज की वीडियो बनाई है। स्टार्ट करते हैं। डेफिनेटली स्टार्ट मैं किससे करूँगा? फंक्शन की डेफिनेशन से। तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, आइए देखते हैं। ये है जी हमारे पास फंक्शन की डेफिनेशन। इसको पढ़ लेते हैं। ए और बी हमारे पास कोई से भी दो नॉन एम्प्टी सेट्स। अ फंक्शन एफ फ्रॉम सेट ए टू बी हम लिखते कैसे हैं? एफ सच डेट का सिंबल लगा के ए टू बी, यानी फंक्शन ए से बी पर है। ये क्या है जी? ये एक रूल होता है। किस किस्म का रूल होता है? विच असाइंस, यहाँ पर दो बातें कही गई हैं। नंबर वन, विच असाइंस टू ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए के हर एलिमेंट को हमने असाइन करना है। अ यूनिक टू ईच, यहां पर टू ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए अ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। इसका क्या मतलब है? ए के तमाम एलिमेंट्स को हमने असाइन करना है बी के यूनिक एलिमेंट्स के साथ। अब पहली बात, इसमें इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि ए के तमाम एलिमेंट्स को एक ही एलिमेंट के साथ असाइन करना है। ये मतलब नहीं है। मतलब ए का हमने एक एलिमेंट पकड़ना है और उसको बी के किसी एक एलिमेंट के साथ असाइन करना है और ए के तमाम एलिमेंट्स को असाइन करना है। तो फंक्शन बनाने के लिए हमें दो बातों का ख्याल करना है। ये कौन सी दो बातें हैं? मैंने बोल तो दी हैं, लेकिन इसको पहले एक एग्जाम्पल से समझ भी लेते हैं। फर्ज कर लेते जी, हमारे पास सेट ए है 1 2 3 एंड 4 और सेट बी है हमारे पास ए बी एंड सी। तो हमने फंक्शन बनाना है जी। मैं रूल बनाने जा रहा हूँ। सेट ए से सेट बी की तरफ ये फंक्शन है। ये एरो का साइन इंडिकेट कर रहा है सेट ए के एलिमेंट्स को मैप कर रहे हैं सेट बी के एलिमेंट्स पर। तो इधर ए के अंदर एलिमेंट्स लिखते हैं जी 1 2 3 4 और बी के अंदर एलिमेंट्स हैं जी ए बी सी। अब डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं फिर से। क्या कहता है बोला? विच असाइंस, एफ इज अ रूल विच असाइंस टू ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए के तमाम एलिमेंट्स को असाइन करना है, कुछ छोड़ना नहीं। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन कि हमने यहां से कोई एलिमेंट छोड़ना नहीं। इधर से कोई एलिमेंट छोड़ सकता है, डोंट वरी, वो हमारे पास फंक्शन की डेफिनेशन में उसका पार्ट नहीं है। हम इधर से एलिमेंट यहां से स्किप कर सकते हैं, इग्नोर किया जा सकता है। ऐसा मुमकिन है कि यहां से कोई एलिमेंट हो जिसकी हमें कोई प्री इमेज ना मिल रही हो। याद रहे, अगर मैं 1 को रिलेट करता हूं ए के साथ तो हम कहते हैं 1 की इमेज ए है या ए की प्री इमेज क्या है? 1 है। तो इधर से मुमकिन है कि हमारे पास कोई कुछ एलिमेंट्स हो जिनकी प्री इमेजेस ना हो, लेकिन इधर से ये बात मुमकिन नहीं होगी। इधर के तमाम एलिमेंट्स को हमने असाइन करना है, इधर के हर एलिमेंट की हमने इमेज बनानी है। तो फर्ज कर ले मैंने 2 को बी के साथ असाइन कर दिया और मैंने 3 को सी के साथ असाइन कर दिया। और अगर मैं कह दूंगा कि ये फंक्शन है तो मैं बिल्कुल गलत हूँगा। मैं ये फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैंने अभी तक 4 को असाइन नहीं किया। अभी तक मैंने 4 को असाइन नहीं किया, मुझे 4 को भी असाइन करना पड़ेगा। दूसरी बात, यूनिकनेस का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि मैंने 4 को सी के साथ क्यों असाइन किया। भाई 3 को मैंने सी के साथ असाइन किया है, 4 को भी मैंने सी के साथ असाइन किया है, ये मुमकिन है। वहाँ पर यूनिकनेस का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि 3 और 4 दोनों को अलग अलग एलिमेंट्स के साथ असाइन करना था। ना भाई, था ये एक एलिमेंट को मैंने एक से ज़्यादा एलिमेंट्स के साथ असाइन नहीं करना। देखिए, मैंने 1 को असाइन किया ए के साथ, लेकिन 1 को मैंने बी के साथ नहीं असाइन किया। मैंने 2 को बी के साथ किया है, 2 को फिर मैंने किसी और के साथ असाइन नहीं किया है। 3 को मैंने सी के साथ किया है, 3 को मैंने किसी और के साथ असाइन नहीं किया है। ये फंक्शन है हमारे पास। अब फंक्शन किस किस्म के नहीं होंगे? फर्ज कर ले मैं 2 एग्जांपल्स और दे के बात खत्म करना चाहूँगा। अगर मैं इसको बोल दूँ कि ये फंक्शन है 1 2 3 4, ये बी सेट है
ए बी सी, मैं कह देता हूँ 1 की इमेज ए है, 2 की बी है, 3 की सी है और 4 को मैं किसी के साथ रिलेट ही नहीं करता हूँ, तो ये फंक्शन हरगिज नहीं होगा, क्योंकि वी मस्ट हैव टू रिलेट 4 टू सम एलिमेंट ऑफ सेट बी, जो कि हमने नहीं किया, तो ये फंक्शन नहीं है। अब देखें, अगर मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ, ए से बी फंक्शन बनाने की कोशिश करता हूँ, 1 2 3 4 ए बी सी, और यहाँ मैं कह रहा हूँ 1 को मैं ए से कर दूँ रिलेट, 1 को मैं बी से कर दूँ, 2 को मैं सी से कर दूँ, 3 को भी सी से कर दूँ, 4 को भी सी से कर दूँ, तो ये भी हमारे पास फंक्शन नहीं है। फंक्शन ना होने की रीज़न ये हरगिज़ नहीं है कि मैंने 2 3 4 इन तीनों को सी के साथ रिलेट कर दिया, नहीं, मैं ये कर सकता हूँ, मैंने इधर के एक एलिमेंट को उधर के एक से ज़्यादा एलिमेंट के साथ रिलेट नहीं करना था, और वो मैंने कहाँ किया, वो मैंने यहाँ किया। मैंने 1 को ए के साथ भी रिलेट कर दिया और 1 को बी के साथ भी रिलेट कर दिया। दूसरी कंडीशन फेल होगी, क्या थी बोला, हमने हर एलिमेंट को असाइन करना था बी के किसी यूनिक एलिमेंट के साथ। इधर मैंने 1 को बी के 2 एलिमेंट्स के साथ असाइन कर दिया जी। इस केस में ये फंक्शन हो गया, से मुराद ये वेल डिफाइन हो गया, मतलब फंक्शन है तो वेल डिफाइन है तो फंक्शन है। यहां पर ये फंक्शन नहीं बना, सो दैट्स व्हाई ये वेल डिफाइन नहीं है, यानी वेल डिफाइन नहीं है तो फंक्शन नहीं है। यहां पर भी ये फंक्शन नहीं बना, यानी कि ये भी वेल डिफाइन नहीं है। तो वेल डिफाइन का सबसे पहले मतलब समझते हैं। यहां जो मैंने लिख दिया हुआ है, व्हेन टू प्रूव अ फंक्शन इज वेल डिफाइन और नॉट, एक ये मैंने गलत लिख दिया हुआ। ये मैंने गलत क्यों लिखा हुआ, मैंने जानबूझ के गलत लिखा हुआ है। गलत लिखने की वजह ये थी कि हम आमतौर पर यही बोलते हैं कब हमने फंक्शन को वेल डिफाइन प्रूव करना है और कब नहीं। ये गलत हो जाता है। जो फंक्शन, अगर हमने किसी को फंक्शन कह दिया है, वो बाद में कहेंगे फंक्शन, पहले वो वेल डिफाइन होगा तो फंक्शन का नाम देंगे, अदरवाइज उसे फंक्शन का हमने नाम ही दरअसल नहीं देना था। तो फंक्शन को प्रूव करने का मतलब ही दरअसल वेल डिफाइन प्रूव करना होता है। अब हम ये सीखते हैं कि एक हमारा गिवन जो रूल है, ये हमने जो रूल बनाया है वो वेल डिफाइन, उसको प्रूव करने का मतलब क्या है। मतलब ये हुआ करेगा भाई, या तो हमने अपने पहले सेट में से किसी एलिमेंट को असाइन नहीं किया हुआ, या क्या होगा, हमने किसी एक एलिमेंट को एक से ज्यादा एलिमेंट्स के साथ रिलेटेड कर दिया होगा। जैसे यहां पर हमने 1 को 2 एलिमेंट्स के साथ रिलेट कर दिया था, ये हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। दूसरी बात, जब हम काम कर रहे होते हैं, थ्योरम्स प्रूव कर रहे होते हैं, हमें इस चीज को चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि आसानी के साथ हमने जो रूल डिफाइन किया होता है वो तमाम वैल्यूज को जो है वो रिलेट कर रहा होता है दूसरे सेट के साथ। अगर दूसरी वैल्यू के साथ रिलेट नहीं कर रहा किसी एलिमेंट को, तो हमें आसानी से नजर आ जाता है कि यार यहाँ पर देखो, इस एलिमेंट की, इस पर्टिकुलर एलिमेंट की तो इमेज नहीं है हमारे पास। मिसाल के तौर पर हम एक एग्जांपल देते हैं कि अगर हमारे पास फर्ज कर लो सेट ए है, रियल नंबर्स का सेट, और सेट बी हम ले रहे हैं, ये भी रियल नंबर का सेट ले रहे हैं। हमने एफ फ्रॉम आर से आर हमने एक फंक्शन डिफाइन करना है, और अगर मैं कह दूं कि फंक्शन, मैंने रूल लिखते वक्त मैं कह दूं कि फंक्शन में इस तरीके से डिफाइन कर दूं कि 1/x-1, तो मुझे साफ नजर आ रहा है कि मैंने ये फंक्शन अपना सही डिफाइन नहीं किया, यानी ये फंक्शन वेल डिफाइन नहीं है। क्यों वेल डिफाइन नहीं है? एक वैल्यू ऐसी है जो इधर मौजूद है, वो कौन सी है वैल्यू? 1, जबकि ये फंक्शन 1 के लिए काम नहीं कर रहा, यानी 1 इसमें आप पुट करेंगे तो आपको कोई इमेज नहीं मिलेगी, आपको कोई 1 की इमेज नहीं मिलेगी। मतलब साफ नजर आ जाता है कि हमारा डिफाइन किया हुआ जो रूल है, जो फॉर्मूला है, वो इस लिहाज से, पहली कंडीशन के लिहाज से वेल डिफाइन है कि नहीं। दूसरी कंडीशन ये चेक करना कि क्या किसी एक एलिमेंट की इमेजेस एक से ज्यादा तो नहीं आ रही। ये चेक करना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। ये थोड़ा सा मुश्किल काम कब होता है? समटाइम्स तो हमें क्लियरली नजर आ जाता है कि यार ये हमारा फंक्शन इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी एक एलिमेंट की इमेजेस एक से ज्यादा आ गई हैं। ऐसा कब होता है? मसलन अगर मैं यहीं पर डिफाइन कर दूं, इसी केस में मैं, जब ए भी मेरे पास तमाम रियल नंबर्स का सेट है, बी भी मेरे पास तमाम रियल नंबर्स का सेट है, मैं फंक्शन डिफाइन कर दूं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो साफ नजर आ रहा है भैया कि मैंने अगर 1 की इमेज निकालनी है तो क्या निकलेंगी?
1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, यानी 1 की इमेजेस 2 आ गई। 1 कर रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 2 से भी रिलेट और 1 कर रहा है नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 2 से भी रिलेट। हमें साफ नजर आ जाता है कि यार ये हमारा किया हुआ जो रूल है ये वेल डिफाइंड नहीं है, यानी कि ये फंक्शन नहीं है। लेकिन सम टाइम हमें रूल डिफाइन करते वक्त साफ नज़र नहीं आता कि हमारा जो फंक्शन जिसे हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो फंक्शन है भी या नहीं, यानी हमारा जो रूल है वो वेल डिफाइंड है भी कि नहीं। ऐसा कब मुमकिन है? ऐसा मुमकिन कब होता है? जब हमें साफ नज़र नहीं आ रहा होता। कौन सी वाली कंडीशन साफ नज़र नहीं आ रही होती? पहले वाली नहीं, दूसरे वाली। ये वाली कंडीशन कि हमने किसी एक एलिमेंट को दूसरे वाले सेट में एक से ज़्यादा एलिमेंट के साथ रिलेट तो नहीं कर दिया कहीं। इस चीज़ को चेक करना हमें मुश्किल लगता है। किस केस में मुश्किल लगता है, यही बात हमने सीखनी थी। वो कौन सा केस है? वो केस है कि सम टाइम हम सेट के अंदर एलिमेंट्स में मौजूद जो हमारे सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं उनको एक से ज़्यादा नाम देते हैं। हमारे सेट्स के अंदर जो मौजूद एलिमेंट्स होते हैं उनको हमने एक से ज़्यादा नाम दिए होते हैं। तो अगर हम सेटों को नामों के हिसाब से देखें तो हमें वो एलिमेंट्स अलग अलग नज़र आ रहे होते हैं, जबकि वो एलिमेंट्स अलग अलग होते नहीं, वो एक ही एलिमेंट होता है, क्योंकि दरअसल हमने एक ही एलिमेंट के एक से ज़्यादा नाम रखे होते हैं। अब आपके जहन में ये क्वेश्चन पैदा होगा कि ऐसा कब होता है? ऐसा तो होता ही नहीं, ऐसा तो कभी नहीं होता कि हमने सेट के अंदर मौजूद एलिमेंट्स को एक से ज़्यादा नाम दिए होते हैं। भाई यही तो प्रॉब्लम है कि हमने अपने सेट के अंदर एलिमेंट्स को एक से ज़्यादा नाम दिए होते हैं और हम उसके बारे में सोचते नहीं है कि यार ये देखो हमने तो एक से ज़्यादा नाम दिए हुए हैं, यहाँ पर हमें लग नहीं रहा होता। और यही वो कन्फ्यूजन है जिसको ख़त्म करने के लिए हमने ये वीडियो बनाई है कि हमें पता चल जाए कि हमें कब हमने दरअसल एक से ज़्यादा नाम दिए होते हैं या नहीं दिए होते। फॉर एग्जाम्पल लीजिए हमारे पास एक सेट है जी, इट इज़ द सेट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अब हम इनको फाइंड नहीं करेंगे, हम सबको पता है कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होते हैं जी क्या होते हैं? 3 होते हैं जी हमारे पास क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्या है जी? ये जी 1 ओमेगा और ओमेगा का स्क्वायर हमें पता है। इनकी प्रॉपर्टीज का भी बहरहाल हमें पता है। ओमेगा का क्यूब 1 के बराबर होता है और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के बराबर होता है। और ये यूनिटी के क्यूब रूट्स हैं, इसलिए तो इनकी पावर 3 लेने से क्या आएगा? 1 आएगा। अब यार प्रॉब्लम ये है कि हमने क्या है ऐसा है हमें नजर आ रहा है कि हमने इन एलिमेंट्स को एक से ज़्यादा नाम दिए हुए हैं। दिखने में तो नहीं लग रहा कि हमने इन एलिमेंट्स को एक से ज़्यादा नाम दिए हुए हैं, लेकिन ऐसा है, हमने एक से ज़्यादा नाम दिए हुए हैं। कैसे दिए हुए बोला? यार ये 1 है, 1 हमारे पास ओमेगा क्यूब के बराबर भी है। तो देखो ये दोनों एलिमेंट्स असल में तो 2 एलिमेंट्स हैं ही नहीं, ये एक ही एलिमेंट है। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ ओमेगा का क्यूब, यहाँ लिखा हुआ 1, तो अलग अलग नाम हो गए ना। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए इसके एक से ज़्यादा नाम है, 2 भी नहीं है, इनफाइनाइटली मैनी इसके जो नेम्स हैं। मतलब मैं इसको ओमेगा की 6 लिख दूँ, ओमेगा की 6 भी किसके बराबर होता है? 1 के। अब मैं 1 को मैंने ये भी बोला हुआ है, 1 को मैंने ये भी बोला हुआ है, ये तो कई नाम बन गए। ओमेगा की 9 भी इसी के बराबर है। अब देखें आपने इसके एक एलिमेंट के कई नाम रखे हुए हैं, आपने एक ही सेट में के अंदर मौजूद एलिमेंट्स को एक से ज़्यादा नाम दिए हुए हैं। तो हम ये नाम खुद देते हैं और इनको नाम देने के बाद एक से ज़्यादा हम खुद भूल भी जाते हैं। और फिर जब हम फंक्शन कोई डिफाइन करने लगते हैं, वो अपनी तरफ से हमने फंक्शन बनाया होता है जबकि वो फंक्शन होता नहीं, यानी वो फंक्शन वेल डिफाइन नहीं होता। एक और एग्जांपल से इस बात को समझते हैं जी। हम जानते हैं कि Z हमारे पास एक ग्रुप है। हम ये भी जानते हैं कि 5Z जो है ये Z का नॉर्मल सब ग्रुप है, यानी मैं लिख सकता हूँ 5Z इज नॉर्मल सब ग्रुप इन Z। तो अगर ये इसका नॉर्मल सब ग्रुप है तो हम जानते हैं कि Z को मैं 5Z पे यूं फ्रैक्शन में लिखूंगा, तो ये भी मेरे पास एक ग्रुप है जिसके अंदर एलिमेंट्स क्या होते हैं जी? जिसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं 5Z, 1 प्लस 5Z, ओके जी, 2 प्लस 5Z जी, 3 प्लस 5Z एंड फाइनली इसके अंदर एलिमेंट्स आते हैं 4 प्लस 5
Z। ये हमारे पास एक ग्रुप है जिसके अंदर हमें पता है 5 एलिमेंट्स होते हैं। ये हमने उनको एलिमेंट्स को लिखा हुआ है। हम ये भूल जाते हैं कि हमने यहाँ पर भी इन एलिमेंट्स को एक से ज़्यादा नाम दिए हुए हैं। मसलन कैसे? मसलन हमारे पास पहला एलिमेंट है 5Z। अगर आप गौर करें, अगर आप 5Z को लिख दें 10 + 5Z, एक ही चीज़ है। कैसे एक ही चीज़ है? आइए देखते हैं। 5Z क्या है जी? 5Z क्या है जी? 5 के मल्टीपल्स, वो इंटीजर जो 5 के मल्टीपल्स हैं, 0, 5, 10, 15 एंड सो ऑन। यहाँ आ जाए जी, -5, -10, -15 एंड सो ऑन। ओके जी, अब 10 + 5Z को देखते हैं, ये क्या होगा? 10 + 5Z हमें इन सेट्स में एलिमेंट ऐड करने की डेफिनेशन का भी बताया हमें। हमने क्या करना होता है, सेट के अंदर मौजूद तमाम एलिमेंट्स को ऐड कर देना होता है। तो 10 में ऐड कर रहा हूँ इस वक्त इन हर एलिमेंट में, इनमें से मौजूद तो क्या आ जाएगा जी? इसमें ऐड करेंगे 10 तो क्या आ जाएगा? -5। इसमें 10 ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसमें 10 ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा। इसमें 10 ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो इसमें 10 ऐड करेंगे 15 आ जाएगा इसमें, और इसमें 20 एंड यहाँ पर आ जाएगा जी 25 एंड सो ऑन। तो ये क्या हो गया भला? आप देख सकते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ा, सिर्फ आपका जो सेट है थोड़ा सा हमने इधर से भी इन्फिनिट वैल्यूज़ हैं, इधर से भी इन्फिनिट वैल्यूज़ हैं, सिर्फ ये किया हुआ है, इनको थोड़ा सा हमने ट्रांसलेट किया हुआ आगे से। यानी इससे पिछली वैल्यू जो होगी वो -10 होगी, इससे पिछली वैल्यू क्या होगी? -15। आप देख सकते हैं कि ये सेट और ये सेट असल में क्या है? इक्वल ही है। ये भी 5Z ही है जी। तो आपने देखा कि हमने 5Z को एक और नाम भी दिया हुआ है, 10 + 5Z। अगर हम देखें तो 5 + 5Z जो होगा ये भी दरअसल क्या होगा? ये भी यही होगा। आप चेक कर सकते हैं। जी, हमने चेक करना है कि वेल डिफाइन हमारा डिफाइन किया हुआ रूल है या नहीं। जब पिक्चर बनी होती है भाई तो साफ नजर आ रहा होता है कि ये वेल डिफाइन नहीं है या है। इस वक्त क्या है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने 1 को एक से ज़्यादा एलिमेंट्स के साथ रिलेट कर दिया होगा। तो पिक्चर बनी हुई है, साफ नज़र आ रहा है, लेकिन जब हम रूल को लिखने लगते हैं या किसी फंक्शन को लिखने लगते हैं इक्वेशन की फॉर्म में, तो वहाँ पर मसला पैदा होता है कि कैसे चेक करें कि ये वेल डिफाइन है या नहीं। तो ये चेक कैसे करना है, इसके लिए हम देखते हैं क्या करना है। हम देख सकते हैं कि ये वेल डिफाइन क्यों नहीं है। ये हैं जी इमेजेस, ये हैं जी एलिमेंट्स। इधर एलिमेंट्स हैं, यहाँ उनकी इमेजेस हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 डिफरेंट इमेजेस हैं, जबकि ये इमेजेस हैं किनकी? एक ही एलिमेंट की इमेजेस है। यानी 2 डिफरेंट इमेजेस एक ही प्री इमेज रखती है। यानी एक इधर से एक एलिमेंट की इमेजेस इधर से एक से ज्यादा है। तो अगर फर्ज कर लें, फंक्शन में आपको पता है इमेजेस को हम कैसे लिखते हैं? हम ऐसे लिखते हैं f(x1). x1 कोई एलिमेंट है किधर से? a से। f(x2). x2 कोई एलिमेंट है किधर से? सेट a से। ये हमारे पास 2 क्या हो गई? इमेजेस। एलिमेंट्स ये हैं x1 और ये x2। ये क्या है? ये इमेजेस हैं। अगर मैं कह दूं ये बराबर नहीं है, यानी ये देखें अलग अलग है, a अलग पड़ा हुआ, b अलग पड़ा हुआ, ये इमेजेस है। फर्ज कर लें ये a जो है f(x1) है और b जो है f(x2) है। अगर मैं कह रहा हूं कि ये दोनों बराबर नहीं है, तो फिर इधर भी क्या होना चाहिए? बराबर नहीं होने चाहिए। यानी एक ही एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेजेस नहीं होनी चाहिए। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर f(x1) मैं लिख देता हूं, इफ f(x1) f(x2) के बराबर नहीं है, यानी कि 2 इमेजेस बराबर नहीं है, देन क्या होना चाहिए? वो जिन एलिमेंट्स की इमेजेस हैं वो एलिमेंट्स भी बराबर नहीं होनी चाहिए। यानी कि किन एलिमेंट्स की इमेजेस हैं ये? x1 और x2। x1 भी x2 के बराबर नहीं होना चाहिए। f(x1) f(x2) इमेजेस अगर बराबर नहीं है तो एलिमेंट्स भी बराबर नहीं होने चाहिए। मैंने साबित करना होगा कि x1 x2 के बराबर नहीं है। यहां पर मैं ये बात साबित नहीं कर सकता क्योंकि इमेजेस हैं a और b और एलिमेंट यहां पर एक ही है। तो एक ही एलिमेंट को तो मैं 2 अलग अलग नहीं ना प्रूव कर सकता।
तो इसलिए ये जो रूल हमने डिफाइन किया हुआ है ये फंक्शन नहीं है, यानी कि ये वेल डिफाइंड नहीं है। लेकिन ये वाली जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन तो ठीक है, ये इस डेफिनेशन को के जरिए हम सम टाइम प्रूव करना वाली मुश्किल हो जाता है कि हमारा फंक्शन वेल डिफाइंड है कि नहीं। तो हम देखते हैं इसका कंट्रापॉजिटिव। हमें पता है कि किसी भी इंप्लीकेशन का कंट्रापॉजिटिव हमेशा ट्रू होता है। अगर इंप्लीकेशन ट्रू है तो उसका कंट्रापॉजिटिव ट्रू है, अगर कंट्रापॉजिटिव ट्रू है तो उसकी इंप्लीकेशन भी ट्रू है। तो हम इस इंप्लीकेशन का कंट्रापॉजिटिव बना के चेक करते हैं। इधर मैंने क्या किया हुआ भला, एफ ऑफ एक्स वन इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू। इधर क्या किया हुआ, एक्स वन इज नॉट इक्वल टू एक्स टू। आइए देखते हैं कि ये अगर आपके पास कोई इंप्लीकेशन होती है जैसे P इंप्लाइज Q, तो इसका कंट्रापॉजिटिव क्या होता है भला। यहां बनाए इसका कंट्रापॉजिटिव क्या बनेगा जी, Q का नेगेशन पहले आ जाता है और P का नेगेशन बाद में आ जाता है। मैं फिर कह रहा हूं ये कंट्रापॉजिटिव है, ये बनाते हैं क्या बनेगा जी, ये P है इस वक्त आपके पास, ये Q है। इफ P आप समझे कि ये P है देन ये क्या होगा जी, Q। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट है दरअसल P इंप्लाइज Q। इसका कंट्रापॉजिटिव बनाए क्या बनेगा जी, Q का नेगेशन इंप्लाइज P का नेगेशन। अब इस चीज को आप यहां से देखें, Q का नेगेशन इसका उलट लिखा हुआ x1 x2 के बराबर नहीं है, इसके उलट क्या होगा, x1 will be equal to x2। if x1 is equal to x2 then जी, अब क्या लिखना है मैंने, P का नेगेशन यानी कि इसका नेगेशन इसके उलट चलना है। यहाँ लिखा हुआ नॉट इक्वल टू, ये दोनों इक्वल नहीं है, इसका उलट क्या होगा, ये दोनों इक्वल है। तो क्या आएगा यहाँ पर, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। तो ये भाई वो हमारे पास टूल बन गया जिस टूल के जरिए हम अपने लिखे हुए रूल को चेक किया करेंगे कि ये फंक्शन हमारा है या नहीं, यानी ये डिफाइन किया हुआ रिलेशन जो है वेल डिफाइंड है या नहीं। जी, कब जरूरत पड़ती है हमें वेल डिफाइंड प्रूव करने की, जिस वक्त हमने डोमेन यानी पहले सेट वाले जो पहला हमारे पास सेट है उसके अंदर मौजूद एलिमेंट्स को हमने जब एक से ज़्यादा नाम दिए होते हैं तब हमें ज़रूरत पड़ती है वेल डिफाइंड प्रूव करने की। अगर पहले सेट में मौजूद एलिमेंट्स को हमने एक से ज़्यादा नाम नहीं दिए हुए तो हमें वेल डिफाइंड ज़रूरत महसूस नहीं होती। जो लिखा हुआ रूल है वो साफ नज़र आ रहा होता है कि वो वेल डिफाइंड है, वहाँ पर स्पेशल में प्रूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अब आप समझ आएंगे कि जहाँ पर आपने पहले सेट यानी डोमेन सेट के अंदर मौजूद एलिमेंट्स को एक से ज़्यादा नाम दिए हुए हैं उनमें आपको वेल डिफाइंड प्रूव करना पड़ेगा और चेक भी करना पड़ेगा, और जिनमें आपने पहले सेट के अंदर मौजूद एलिमेंट्स को एक से ज़्यादा नाम नहीं दिए हुए आपको वहां पर वेल डिफाइंड प्रूव नहीं करना पड़ेगा। अब इस चीज़ की हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। सेट ए है हमारे पास z ओवर 5z और सेट बी है हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स z। हम फंक्शन डिफाइन करने जा रहे हैं f फ्रॉम a टू b बाय, कैसे डिफाइन करूँ मैं फंक्शन को, इस तरफ जो एलिमेंट्स पड़े हुए हैं हमें पता है कि वो किस तरह के एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, वो k प्लस 5z टाइप के एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। k क्या है, k कोई इंटीजर है और मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ इसको। मैंने अब आंसर किस में लेके जाना है, k इंटीजर है, k प्लस 5z, ये मेरे पास एक 5z सब ग्रुप है, z का k z का एलिमेंट है। मैंने इसका जो इमेज है वो z में तलाश करना है। तो मुझे जो बेहतरीन एलिमेंट नज़र आ रहा है वो इस वक्त k है, इंटीजर का एलिमेंट यहाँ से 5z एक सेट है, वो इंटीजर नहीं है, ये एक इंटीजर है। तो मैं अगर f ऑफ k प्लस 5z को k डिफाइन कर दूं तो मुझे लग रहा है कि मेरा ये डिफाइन किया हुआ जो रूल है ये वेल डिफाइन है, जबकि ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, रीज़न मैंने आपको बता दी हुई थी। ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि इस सेट में हमने एक एलिमेंट को एक से ज़्यादा नाम दिए हुए हैं। हमें लग रहा है कि f ऑफ k प्लस 5z को k मैंने डिफाइन किया, ये वेल डिफाइन है। तो इस रूल को डिफाइन जो किया हुआ है इसकी मदद से मैं 5 प्लस 5z की इमेज तलाश करना चाहूँगा। मैंने डिफाइन किया हुआ फंक्शन को, अगर k प्लस 5z है तो आंसर क्या आना चाहिए मेरा, k। तो यहाँ 5 प्लस 5z है तो मेरे पास क्या आंसर मुझे मिलेगा, 5।
जी। नेक्स्ट मैं फाइंड करना चाहूंगा इमेज किसकी, 10 प्लस 5z की। अच्छा जी, 10 प्लस 5z, ये इंटीजर है, ये प्लस, ये 5z यहां मैंने डिफाइन किया हुआ 10 प्लस 5z, इसकी इमेज मैं निकालना चाहूंगा अपने डिफाइन किए हुए रूल के तहत। क्या निकलेगी जी, k आना था, क्या आ गया जी 10। आप देख सकते हैं कि 5 और 10 जो इमेजेस हैं दो अलग अलग है, यानी कि इमेजेस आ गई अलग अलग, जबकि इन दो एलिमेंट्स इस वक्त लिखा हुआ क्या है जी, x1 क्या लिखा हुआ मैंने 5 प्लस 5z, ओके जी। x2 क्या लिखा हुआ मैंने 10 प्लस 5z। मुझे अब ये ज़रूरत नहीं है इनको इक्वल प्रूव करने की, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझा दिया था कि ये एलिमेंट और ये एलिमेंट दरअसल सेम है। हमने देख लिया हुआ था कि 5 प्लस 5z इज इक्वल टू 10 प्लस 5z, ये तो एक ही एलिमेंट के असल में दो नाम है, तो यहाँ पर x1 x2 के बराबर है। आपने देखा कि f of x1 तो f of x2 के बराबर नहीं है, जबकि x1 x2 के बराबर है, तो इसलिए ये हमारा फंक्शन वेल डिफाइन नहीं है। वेल डिफाइन नहीं होगा तो प्रूव करने के लिए हमने क्या यूज़ किया, जो हमने डेफिनेशन बनाई थी। वेल डिफाइन अगर होगा तो उस चीज़ को प्रूव करने के लिए हम उसका ज़्यादातर कंट्रापोजिटिव यूज़ करते हैं, जो हमने यहाँ पर ये बना के रखा होगा। तो अब हम देखते हैं कि मैंने इस टाइप के किसी फंक्शन को वेल डिफाइन बनाना है। वेल डिफाइन बनाने के लिए नेक्स्ट एग्जांपल वही हमारे पास, सेट ए क्या है z ओवर 5z और b सेट क्या है z। हम फंक्शन डिफाइन करने जा रहे हैं a से b में बाय, कैसे डिफाइन कर रहा हूं मैं, f ऑफ, इसके अंदर किस तरह के एलिमेंट्स हैं, यकीनन इसके अंदर k प्लस 5z के एलिमेंट्स हैं। इससे पहले मैंने फंक्शन कैसे वो डिफाइन करने की कोशिश की थी, k प्लस 5z को, यहाँ पर k मुझे इंटीजर चाहिए था, मुझे लगा कि इंटीजर k वर्क करेगा, मैंने k लगा दिया, लेकिन वो वेल डिफाइन नहीं था। लेकिन मैं वेल डिफाइन फंक्शन बनाने जा रहा हूँ यहाँ पर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, k प्लस 5z की इमेज मुझे यहाँ पर k नियम में रखूँगा, वरना वो वेल डिफाइन नहीं रहेगा। तो मुझे कोई ऐसा काम करना है कि हमारा डिफाइन किया हुआ ये जो मैप है, ये जो रूल है, ये वेल डिफाइन हो जाए, यानी कि फंक्शन हो जाए। तो मैं इसको करने के लिए फंक्शन कुछ इस तरीके से डिफाइन कर रहा हूँ, रिमाइंडर व्हेन k इज डिवाइडेड बाय 5। k को मैंने 5 पे डिवाइड करना है, ये वाला k, ये वाला 5, k को मैंने 5 पे डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर है मैंने वो लेना है। हम जानते हैं कि रिमाइंडर एक इंटीजर ही होता है और हमें यहाँ पर एक इंटीजर ही लेके आना था, तो बीइंग द रिमाइंडर जो है वो भी एक इंटीजर है, हम यहाँ पर रिमाइंडर भी ले सकते हैं। लेकिन इस तरीके से हम अगर ये डिफाइन करेंगे तो ये वेल डिफाइन होगा। इस बात को जहन में रखते हुए कि हमारे पहले सेट में जो एलिमेंट्स हैं उनको हमने एक से ज़्यादा नाम दिए हुए हैं, यहीं से हमें लगा कि हो सकता है ये फंक्शन वेल डिफाइन ना हो। इसको प्रूव करेंगे इंशाल्लाह कि ये वेल डिफाइन है। तो प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पता है वेल डिफाइन प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ता था, मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पर। हमें x1 अगर x2 के बराबर है तो प्रूव करना पड़ता था कि f ऑफ x1 बराबर है f ऑफ x2 के। तो दो एलिमेंट्स हमने इक्वल लेने, k प्लस 5z, इस टाइप की यहाँ पर एलिमेंट्स मौजूद है। तो हम लेट कर लेंगे, दो एलिमेंट्स लेने चुके, एक k1 प्लस 5z तो फिक्स रहना है, k ने वेरी करना है। तो k1 प्लस 5z को फर्ज कर लो मैं कहता हूँ ये k2 प्लस 5z के इक्वल है फॉर सम k1 k2 बिलोंग्स टू z। अब अगर ये सूरत हाल है तो क्या होगा भला, हमारे पास क्या होगा, k1 माइनस k2 विल बिलोंग्स टू 5z। हम जानते हैं कि ये 5z जो है ये z का सब ग्रुप है, असल में दो लेफ्ट को सेट्स हैं। अगर ये इक्वल हैं तो कब इक्वल हो सकते हैं भला, जब इन दोनों का डिफरेंस 5z में शामिल हो।
तो जी K1 माइनस K2 5Z में शामिल होगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि K1 माइनस K2 5Z में कैसे एलिमेंट्स पड़े होते हैं? 5 के मल्टीपल्स पड़े होते हैं। तो क्या होगा 5 टाइम K फॉर सम K बिलोंग्स टू Z। और यहाँ से साफ नज़र आ रहा है कि K1 माइनस K2 के फैक्टर बन गए, जिनमें से एक फैक्टर 5 है, तो मतलब 5 डिवाइड कर रहा है किसको? K1 माइनस K2 को। इसको हम नाम देते हैं 1 का। और अब हम देखते हैं, हमने प्रूव क्या करना था? इसकी इमेज को इसकी इमेज के बराबर साबित करना था। हम पहले दोनों की इमेजेस को लेड कर लेते हैं। हम लेड करते हैं कि f ऑफ K1 प्लस 5Z इज इक्वल टू R1 एंड f ऑफ K2 प्लस 5Z इज इक्वल टू R2। अब ये है क्या? हमने जो फंक्शन डिफाइन किया हुआ था, हमने डिफाइन किया हुआ था कि K प्लस 5Z की जो इमेज है वो क्या है? रिमाइंडर लेना है। जब K को डिवाइड करें हम 5 पर, तो यहाँ पर R1 क्या होगा? R1 इज द रिमाइंडर व्हेन K1 इज डिवाइडेड बाय 5। R2 क्या होगा? इट इज द रिमाइंडर व्हेन K2 इज डिवाइडेड बाय 5। आप इसको लिख भी सकते हैं। जी, अब हमने प्रूव ये करना है कि R1 R2 के इक्वल है। तो इस बात को हम कैसे प्रूव कर पाएंगे? यहीं से अपनी स्टोरी शुरू करते हैं। K1 को 5 पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या है जी? R1। डिवीजन एल्गोरिथम हमें क्या कहता है भला? ये कंडीशन Q1 मिलेगा कि हम लिख सकते हैं K1 को 5Q1 प्लस R1 और K2 को 5Q2 प्लस R2, वेयर डेफिनेटली R1 0 है या 0 से बड़ा है लेकिन 5 से छोटा है, और R2 भी 0 है या 0 से बड़ा है लेकिन 5 से छोटा है। तो जी इन दोनों को सबट्रैक्ट करते हैं हम। क्या आ जाएगा जी? K1 माइनस K2 इज इक्वल टू 5 टाइम Q1 माइनस Q2 प्लस R1 माइनस R2। अब हमने प्रूव ये करना था कि R1 R2 के इक्वल है। हम यहाँ पर हमें नहीं पता कि R1 R2 के इक्वल है या नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो क्या होगा? R1 R2 से बड़ा होगा या छोटा होगा। हम विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी ये बात अज्यूम कर सकते हैं कि R1 R2 से ग्रेटर है या इक्वल है। तो सपोज करें R1 इज बिगर देन और इक्वल टू R2। R2 अगर R1 से बिगर होगा उसके लिए भी यही केस बन जाएगा, उसमें हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। R1 अगर R2 से ग्रेटर है या इक्वल है तो क्या होगा जी? देन अब हम देखें कि हम यहां से फ्रॉम अबव इक्वेशन क्या होगा जी? R1 माइनस R2 को लिख सकते हैं K1 माइनस K2 प्लस बल्कि माइनस 5 टाइम Q1 माइनस Q2। तो हमें पता है स्टेटमेंट 1 ये है, कहती कि 5 डिवाइड करता है K1 माइनस K2 को, यानी 5 इस चीज़ को डिवाइड करता है यहाँ से K1 माइनस K2 को। और यहाँ पर भी चूंकि 5 आ रहा है, 5 इसको भी डिवाइड करेगा, 5 इसको भी डिवाइड कर रहा है, 5 इसको भी डिवाइड कर रहा है, तो 5 इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन को भी डिवाइड करेगा, यानी कि 5 इसको डिवाइड करेगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 5 विल डिवाइड्स R1 माइनस R2 को, क्योंकि हम लिख देते हैं कि 5 डिवाइड कर रहा है K1 माइनस K2 को एंड 5 डिवाइड कर रहा है 5 टाइम Q1 माइनस Q2 को भी। तो 5 अगर डिवाइड कर रहा है R1 माइनस R2 को, तो क्या ख्याल है आपका? इसका क्या मतलब है कि जब मैं R1 माइनस R2 को 5 पे डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर ने क्या आना है? रिमाइंडर ने 0 आना है। R1 माइनस R2 अगर तो ये नंबर 5 से बड़ा है तो मैं ये नहीं कह सकता कि ये खुद भी 0 है, लेकिन चूंकि R1 और R2 खुद भी रिमाइंडर्स थे, जब K1 को डिवाइड करें 5 पर तो R1 भी क्या था भला? ग्रेटर और इक्वल टू 0 था बट लेस देन 5 था। इस तरह R2 भी ग्रेटर और इक्वल टू 0 था बट लेस देन 5 था। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो -5 और 5 के दरमियान में आना था, लेकिन हमने जो सपोज किया हुआ था, हमने अज्यूम किया हुआ था यहाँ पर कि R1 इज ग्रेटर और इक्वल टू R2,
तो इसका मतलब ये है कि R1 माइनस R2 का जो डिफरेंस है वो 5 से छोटा है लेकिन 0 से बड़ा है। 5 से छोटा है, 0 से बड़ा है, ये खुद नंबर जो है वो एक्चुअली क्या है वाला, जो 0 और 5 के दरमियान में आ रहा है और 5 इसको डिवाइड भी कर रहा है। अब जाहिर सी बात है 0, 1, 2, 3 और 4 इन नंबरों में देखें कौन सा नंबर है जो 5 पे डिविजिबल है, वो सिर्फ 0 ही है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि R1 माइनस R2 क्या है, 0 के बराबर है, यानी कि R1 बराबर है R2 के, और R1 किसकी इमेज था जी, K1 प्लस 5Z के, यानी हम कह सकेंगे f ऑफ K1 प्लस 5Z इज इक्वल टू R2 किसकी इमेज था जी, K2 प्लस 5Z के, इट इज f ऑफ K2 प्लस 5Z। हमने देखा कि अगर एलिमेंट्स हमारे सेम थे तो उनकी इमेजेस भी सेम है, यानी कि ये हमारा जो फॉर्मूला है जो हमने डिफाइन किया है ये वेल डिफाइन है, यानी कि ये एक फंक्शन है।